नमस्ते दोस्तों। कल बहुत ही सफलता से हम लोग 41 मजदूरों को निकालने में कामयाब हो गए, उत्तराखंड के सुरंग में जो लोग फंसे हुए थे। ठीक है, तो उसी से संबंधित एक कोट लेकर आया हूं, जिसमें कहा गया है, जिसका हर लम्हा किसी जंग से आसान नहीं होता, वो मजदूर ही होता है जो कभी बेईमान नहीं होता है। मतलब कि मजदूर एक ऐसा इंसान होता है कि हर एक समय अपने पेट के लिए ईमानदारी से कार्य करता है और वो उसका प्रत्येक दिन किसी जंग से कम नहीं होता है। ठीक है, तो इन्हीं विचारों से संबंधित हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का डेट है 29 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेंगे कि सुरंग का अग्नि परीक्षा समाप्त हो गया, मतलब कि 41 मजदूरों को 17वां दिन सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। 12 नवंबर से 41 मजदूर जो थे वो उत्तराखंड के उत्तर काशी में सिल्कवारा टनल, ठीक है, याद रखेगा, ये नाम सिर्फ याद रखेगा, सिल्कयारा टनल। और इसमें एक और मुख्य बात है, रैट होल माइनिंग, इससे संबंधित सवाल आ सकता है पीटी में। ठीक है, तो इससे भी संबंधित हम लोग पढ़ लेंगे कि रैट होल माइनिंग क्या है और इसका उपयोग सबसे ज्यादा मेघालय में किया जाता है कोयला के चोरी के लिए। ठीक है, और इसको मुख्यतः बच्चे द्वारा किया जाता है। सारी चीजों को विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, दुबई जलवायु बैठक का खुलासा, मतलब कि COP28 जो है बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है COP28 के लिए। और यहाँ पे लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जो इस बार COP28 की अध्यक्षता करेगा वो यूएई करेगा, जो खुद एक सबसे बड़े तेल कंपनी का मालिक है। तो यहाँ पे यूएई के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि जो संयुक्त अरब अमीरात है उनके बीच में अगर उनकी अध्यक्षता होती है COP28 में, तो उससे किसी के भी हितों का टकराव नहीं होगा। और यह एशिया के लिए सीओपी है, और अगर यह भारत के लिए सकारात्मक हो सकता है तो और भी जो शेष बचे एशिया के देश है उनके लिए भी सकारात्मक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, द चैलेंज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ, इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे आज। ठीक है, ग्लोबल साउथ में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां हैं, हर एक एस्पेक्ट से अच्छे तरीके से, क्या पक्ष है क्या विपक्ष है, इसके बारे में क्या क्या नए नए कार्य करने के, नए नए कदम उठाने में भी कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, टनल ओवरडील एंड्स, ऑल ट्रैप्ड वर्कर्स रेस्क्यूड, मतलब कि सुरंग का जो अग्नि परीक्षा चल रहा था उत्तराखंड के उत्तर काशी में सिल्कवारा टनल में फंसे मजदूरों को मंगलवार को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। ठीक है, तो इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। सभी मजदूरों को, जितने लोग फंसे हुए थे, 1 लाख रुपए दी गई है और 20 दिन का छुट्टी भी दिया गया है। सुरंग से 17 दिन बाद निकले हैं ये लोग। ठीक है, ये मजदूर सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद 12 नवंबर दीपावली की सुबह में ही वे फंस गए थे। तब से ही इन्हें निकालने के लिए लगातार बचाव अभियान चलाए जा रहे थे। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी ने कहा कि मजदूर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए ये मजदूर कार्य करते थे। एजेंसी ने मजदूरों को 15 से 20 दिनों तक घर पे रहने की अनुमति दी है। तो ये था पहला मजदूर, जो ये फिगर में देख सकते हैं, यही पहला मजदूर था जिसे सफलतापूर्वक निकाला गया था। अब देख लेते हैं जो लगातार ये आजकल न्यूज में रह रहा है, रैट होल खनन होता क्या है, रैट होल माइनिंग जिसे कहते हैं। तो इसको क्यों लिया गया है, तो ध्वस्त सिल्कवारा वारकोट सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के प्रयास को अनेक प्रकार की असफलताओं का सामना करना पड़ा। तो अब कई तरीकों को आजमाने के बाद बचाव दल अब रैट होल खनन के अभ्यास शुरू की और जिससे उन्हें सफलता मिला। ठीक है, जिससे कि शेष कुछ मीटर को ड्रिल करने के लिए रैट होल माइनिंग का उपयोग किया गया। तो रैट होल माइनिंग क्या होता है, जमीन में खोदने के लिए एक संकीर्ण गड्ढा, इस तरह का 2 एग्जांपल मैं दे दिया हूं। ठीक है, फिगर में संकीर्ण गड्ढों को संदर्भित करता है, आमतौर पर एक व्यक्ति के उतरने के लिए इस तरह से बनाया होता है। ठीक है, और कोयला निकालने के लिए पर्याप्त होता है। रैट होल जो माइनिंग होता है उसमें बहुत छोटी सुरंगों की खुदाई शामिल होती है, आमतौर पर केवल 3 से 4 फीट गहरी होती है, जिसमें श्रमिक या अक्सर बच्चे का ही उपयोग होता है। ठीक है, प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं। रैट होल खनन मोटे तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग। तो ये है साइड कटिंग, जो साइड साइड में ये कटिंग किया हुआ है इसे साइड कटिंग कहते हैं,
और जो इस तरह से बॉक्स बना हुआ है इसे बॉक्स कटिंग कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, 2014 में राइट होल माइनिंग पे बैन लगा दिया गया है। ठीक है, उस पर अपील भी किया गया था मेघालय के द्वारा, क्योंकि मेघालय में सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके दुष्परिणाम भी अनेक प्रकार हैं, जैसे कि कई नदियों के जल स्रोत, विशेषकर जयंतिया जो मेघालय में है, जयंतिया, ठीक है, उसके जो जल होते हैं वो अम्लीय हो जाते हैं। पानी में सल्फेट्स, आयरन और जहरीली भारी धातुएं, कम घुलित ऑक्सीजन और उच्च बीओडी की उच्च सांद्रता जो कि उनकी खराब गुणवत्ता को दर्शाता है। उसके बाद सड़क किनारे कोयले का डंपिंग वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत बन जाता है। तो ये जो कुछ प्रभाव हैं ये राइट होल माइनिंग का है। ठीक है, इसी कारण एनजीटी द्वारा इस प्रथा को श्रमिकों के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया और 2014 में बैन लगा दिया गया। खादानें जो है वो क्षैतिज चैनल के नेटवर्क में विभाजित हो जाती है, जिसमें धंसने या बाढ़ आने का खतरा लगातार बना रहता है इसमें। ठीक है, बारिश होगा तो फिर बाढ़ आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा हम लोगों ने समझा जो अभी रेस्क्यू किया गया है। बहुत ही बड़ा मुद्दा था, लगातार आजकल न्यूज में आ रहा था। उत्तराखंड में जो 41 मजदूर थे फंसे वो कल सफलता से निकाल लिए गए और लगातार न्यूज में आ रहा था इसी से रिलेटेड राइट होल माइनिंग, जो कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए अब अगला आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कहा जाता है अनपैकिंग द दुबई क्लाइमेट मीटिंग, मतलब कि COP28 की बात की जा रही है। ये कब शुरू हो रहा है? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये चलेगा यूएई में। सबसे बड़ा यहाँ पे विरोध किया जा रहा है यूएई का ही, क्योंकि इसकी अध्यक्षता की जाएगी COP28 की, और यूएई जो है बहुत बड़े तेल कंपनी का मालिक है। ठीक है, और यूएई जो है वो बहुत बड़े तेल उत्पादक है। इसी कारण यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है लगातार कि इतना बड़ा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसका उपयोग किया जा रहा है यूएई के द्वारा, और COP28 का अध्यक्षता भी किया जा रहा है। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP कहा जाता है, उसका 28वां संस्करण जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा, दुबई में 2 सप्ताह तक चलेगा। इसकी अध्यक्षता सुल्तान अल जबर पर केंद्रित एक अनोखा विवाद खड़ा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के प्रमुख के रूप में उनकी स्थिति की आलोचना हुई है, मुख्य रूप से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वह दुनिया को जीवाश्म ईंधन से दूर रहने के लिए कम इच्छुक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही जो है जीवाश्म ईंधन का ज्यादा उपयोग कर रहा है। तो COP28 के महानिदेशक माजिद अल सुवैदी इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। तेल उत्पादक संयुक्त अरब अमीरात में हितों के किसी भी टकराव से इनकार कर दिया है, और उनका कहना है कि यह एशिया के लिए COP है, और अगर यह भारत के लिए काम करता है तो यह कई अन्य देशों के लिए भी काम करेगा। COP28 में एक वैश्विक स्टॉक टेक की सुविधा किया गया है, जहां भाग लेने वाले देश अपनी स्वैच्छिक उत्सर्जन कटौती के लिए प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अपनी प्रगति पर रिपोर्ट देंगे। ठीक है, कि क्या क्या वो एक्शन लिया अपने देश में, जिससे कि जो उनका CO2 का इमिशन होता है या कार्बन इमिशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या एक्शन लिया गया उसका रिपोर्ट मांगा जाएगा। उसी को कहा जाता है वैश्विक स्टॉक टेक। और अंतराल को कम करने, और जो भी अगर समस्याएं हैं नहीं कर पा रहा है कोई देश, तो उसके लिए नई स्ट्रेटजी पर भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि अगले 4 वर्षों में से शायद 2023 लगभग निश्चित रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा। ये देख सकते हैं, इसमें मैं फिगर में दिखा दिया हूं कि 1992 से शुरू हुआ था रियो डी जेनेरियो, उसके बाद फिर अभी जो है नाउ COP28 जो हो रहा है वो यूएई में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है जैसा कि प्रतिनिधि 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मतलब कि COP28 के लिए दुबई में एकत्र हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ मुद्दे जो हैं जलवायु वित्त के एजेंडे पर हावी होने की उम्मीद है, जबकि 100 अरब डॉलर का लक्ष्य इस वर्ष मतलब उम्मीद किया जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे 100 अरब डॉलर का एड मिल सके, जिससे कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं को वो लोग समाधान करने में सफल हो सके, उनका वित्त पोषण हो सके। ठीक है, हालांकि निर्धारित समय से कम 2 साल पीछे है, मतलब कि जिस समय एक्शन लेना चाहिए था सभी देशों को एक साथ, उससे हम लोग ऑलरेडी 2 साल पीछे हो चुके हैं।
जलवायु वित्त की जरूरतें बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अनुमान से बताया जाता है कि उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विकास और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक सालाना 2.4 ट्रिलियन डॉलर जुटाने होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर बात है, यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री है उनको 2.4 ट्रिलियन डॉलर जुटाने होंगे, जिससे कि वो जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके 2030 तक। ठीक है, तो याद रखेगा, ये एक फैक्ट है, 2.4 ट्रिलियन डॉलर। आगे कहा जाता है यूएनएफसीसी के बारे में देख लेते हैं। यूएनएफसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव जाति हस्तक्षेप, जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं, उसको रोकने के उद्देश्य से ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता को कम करना है। यूएनएफसीसी 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षरित, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये 3-4 नाम है, याद रख लीजिएगा। यह एक ऐसा ढांचा है जिसमें व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जीएचजी इमिशन को स्थिर करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है। इस सम्मेलन में 197 देश शामिल हो चुके हैं, 197 पार्टियां शामिल है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आकलन करने के लिए पार्टियों के सम्मेलन में हर साल मिलते हैं। ठीक है, तो यह है यूएनएफसीसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर कहा गया ऑब्जेक्टिव जो है टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस। तो ये याद रखिएगा यूएनएफसीसी क्यों बनाया गया है, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। उसके बाद ये देख सकते हैं सीओपी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है यूएनएफसीसी का। तो ये मेनली जो है वो कार्बन को कम करने के लिए कदम उठाया जाता है इसमें। अब देख लेते हैं COP28 के 28वें संस्करण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो COP28 में अनुच्छेद 7.2 जो कॉप को कन्वेंशन को सर्वोच्च न्याय, मतलब कि COP28, ठीक है, तो यहाँ पे सीओपी का जो प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 7.2 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये सर्वोच्च निकाय है के रूप में परिभाषित है, क्योंकि यह इसका जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला यही प्राधिकरण है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें 197 मेंबर्स हैं। तो पार्टियों के सम्मेलन COP28 के 28वें संस्करण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो भारत जो है वो ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है और भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति सबसे संवेदनशील देश है, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो पानी से, कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। ठीक, अब भारत का नेतृत्व क्यों आवश्यक है यहाँ पे, तो भारत ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को मुआवजा देने के लिए हानि और क्षति कोष की स्थापना का समर्थन करके पार्टियों के सम्मेलन COP27 के पिछले 27वें संस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखेगा, भारत मुआवजा देने और हानि को समाधान करने की बात की गई, जिसके लिए एक हानि और क्षति कोष की निर्माण की बात की गई थी। हालांकि हानि और क्षति कोष के लिए 500 बिलियन डॉलर की न्यूनतम आवश्यकता का सुझाव देने वाले अनुमान के बावजूद इस पहल के वित्त पोषण पर आम सहमति का अभाव बना हुआ है। अनुकूलन और एडेप्टेशन, ठीक है, और सिमिलरिटी को प्राथमिकता देना। भारत संभवतः COP28 में अनुकूलन और समानता को प्राथमिकता देगा। विकासशील देशों को सार्थक अनुकूलन कार्य करने के लिए सालाना कम से कम 215 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन बमुश्किल 21 बिलियन डॉलर का ही प्रवाह हो पा रहा है, मतलब उन्हें उपलब्ध हो पा रहा है। तो इतना बड़ा जो गैप है उसे फिल करने की आवश्यकता है। उम्मीद की जा रही है कि COP28 के बैठक में इसका समाधान किया जाएगा जो डेवलप्ड कंट्री है। आगे कहा जाता है जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की बात की जा रही है। COP28 में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करने या चरणबद्ध तरीके से बाहर करने के मुद्दे पर भी चर्चा करने की उम्मीद है। इस मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं है। भारत ने COP27 के आधिकारिक कवर टेक्स्ट में केवल कोयला ही नहीं बल्कि सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का आह्वान किया था। नवीकरणीय ऊर्जा, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा पर अपनी प्रगति प्रदर्शित करने की उम्मीद की। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो भारत विकसित देशों से विकासशील देशों को अधिक जलवायु वित्त प्रदान करने का आह्वान कर सकता है। अमीर देशों ने 2020 से हर साल जलवायु वित्त में 100 अरब डॉलर जुटाने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने यह वादा पूरा नहीं किया है। हालांकि वास्तविक चुनौतियां जो है वो 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े से अधिक एक नई राशि को अंतिम रूप से प्रगति करना होगा, जिससे अगले साल से हर साल
जुटाना होगा। COP28 में भारत का नेतृत्व जो है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि COP28 के परिणाम जो है वो निष्पक्ष और न्याय संगत हो और वे सबसे कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा कर सके और सबसे कमजोर देश जो है या फिर जो बहुत ही लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही पिछड़े देश हैं, उनके साथ भारत खड़ा हो सके। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा COP28 के बारे में हम लोग पढ़ा। ठीक है, कि क्या यहाँ डिस्कस करनी चाहिए और क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं। ठीक है, मेन जो है फंडिंग का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फंडिंग और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कैसे कम करना है उसके पॉलिसीज में चेंज करने की लगातार प्रयास की जा रही है। ठीक है, जिससे कि देश जो है वो हमेशा से GHG को कम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। द चैलेंजेस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ। इसमें कहा जाता है कि ग्लोबल साउथ में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां, इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। हाल के वर्षों में समुद्री क्षेत्र में कठिन सुरक्षा चुनौतियां ने एक नया खतरनाक आयाम हासिल कर लिया है। चाहे वो, तो ये जो दो मुद्दे हैं, चाहे वो यूक्रेन का रहा हो वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, काला सागर के पास, उसके बाद चीन का तो हमेशा से ही एक विस्तारवादी नीति रहा ही है और दक्षिण चीन सागर के पास तो ये प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद समुद्र में क्रांतिकारी नई रणनीति में ग्रे जोन युद्ध, भूमि पर हमला करने वाली मिसाइलों और लड़ाकू ड्रोन का भी उपयोग शामिल है। हालांकि यह शिक्षाप्रद है कि हाल के वर्षों में समुद्री सुरक्षा की अधिकांश भाग जो है वो गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों जैसे कि अवैध मछली पकड़ने, उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री प्रदूषण, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, तो इस तरह के ये जो है वो गैर पारंपरिक खतरा है, जो समुद्री खतरा है, मुख्य समुद्री खतरा है। ठीक है, जैसे कि अवैध मछली पकड़ना, प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री प्रदूषण, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने वाले विभिन्न प्रकार के देश। यहाँ पे राज्यों का मतलब हो जाएगा देश। ठीक है, केवल सैन्य साधनों का उपयोग करके हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं, इन समस्याओं से लड़ नहीं सकते। इसके बजाय जो देश की सुरक्षा को जरूरी है उसके लिए लंबे समय तक पूंजी, संसाधन और विशेषज्ञ कर्मियों को प्रतिबद्ध रूप से तैयार रहना चाहिए। भारत ने समुद्री क्षेत्र में सबसे गंभीर मुद्दों का सामना खोजने के लिए चर्चा में ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर जोर देने की कोशिश की। फिर भी समुद्र में जो गैर पारंपरिक खतराओं से लड़ने के लिए कोई भी मुख्य निष्कर्ष तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है जैसे कि समुद्री चुनौतियां हैं उस पर हम लोग नियंत्रण कर सके। तो इसी में आगे कहा जाता है कि तटीय क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्य अवास्तविक बने हुए हैं क्योंकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के तटीय राज्यों की, तटीय देशों की आवाजों को विकसित देशों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। तो यहाँ पे मुख्यतः बात यही है कि विकसित देशों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, वे अपने इंटरेस्ट के लिए इन लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं और जहां जहां इनका इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समुद्री क्षेत्र में नए खतरे क्या क्या हैं? तो ग्लोबल साउथ में व्यापक धारणा है कि इंडो पैसिफिक में शक्तिशाली देशों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होगा, युद्ध होगा, विकासशील दुनिया के लिए बहुत ही हानिकारक रहेगा। समकालीन सुरक्षा एजेंडा राष्ट्रीय पर्यावरण, आर्थिक और मानव सुरक्षा लक्ष्यों से जुड़े उद्देश्यों का एक परस्पर समूह है। इन विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर क्षेत्राधिकार संबंध उन्हें प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह घटना विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में स्पष्ट है, जो समुद्री शासन के उद्देश्य को पूरा करने में खुद को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण पाता है। इसलिए यहाँ पे जो चैलेंजेस दिखाया गया है वो ग्लोबल साउथ का दिखाया है, जहाँ पे समुद्र के बढ़ते स्तर, समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का जो विकासशील देश हैं या फिर और भी पिछड़े देश हैं उन देशों पर असंगत प्रभाव पड़ेगा, जिससे वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो चिंता की बात यह है कि एशिया और अफ्रीका के तटीय राज्यों में कानून प्रवर्तन की क्षमताएं असमान हैं और समुद्री खतरों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा समन्वय का अभाव है। कई लोगों की सुरक्षा प्राथमिकताएं अलग अलग होती है, जैसे कि देख सकते हैं नॉर्थ में नाटो दिया गया, एक मिलिट्री दिया है, ठीक है, लेकिन वहीं देख सकते हैं जैसे मिड ईस्ट में ईरान हो गया, इराक हो गया या फिर अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूएसए का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और वहीं जितना भी पैसिफिक रीजन है, चाइना हो गया, रूस हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, ये सब लगातार यहाँ पे अपने प्रभुत्व की बात करते रहते हैं। ठीक है, परंतु अभी भी ये सुरक्षित नहीं है और इन क्षेत्रों में
कोई भी ग्रुप का एक मिलिट्री नहीं बनाया गया है। इसी का यहाँ पे नुकसान हो रहा है और लगातार जो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, वहाँ पे समुद्री चुनौतियाँ उत्पन्न होती है। जैसे कि कई लोगों की सुरक्षा प्राथमिकताएं अलग अलग होती है, जैसे वे समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती और समुद्री आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए साझेदार क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार नहीं होते। तो यही बात कहा जा रहा है, जो अफ्रीका जो है, अफ्रीका के कोस्टल जो कंट्रीज हैं वे उतने सक्षम नहीं है, वो बहुत ही कम डेवलप्ड है, ठीक है। तो वो लोग इतने सक्षम नहीं है कि जो समुद्र में चुनौतियां आ रही है उसे कैसे निपटा जा सके। तो कुछ लोग विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने के लिए साझेदार देशों के साथ समुद्री सहयोग का भी विरोध करते हैं। वे ऐसे राज्यों के साथ जानकारी साझा करने के इच्छुक हैं, लेकिन केवल सामान्य न्यूनतम सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस दिए जा रहे हैं कोस्टल एरिया के जो कंट्रीज हैं उसके द्वारा, ठीक है, कि वो केवल सामान्य न्यूनतम सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे कहा जाता है कि समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर क्या चर्चाएं हो रही है। तो समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर चर्चा जो हो रही है, भारत ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो ये पॉइंट अच्छा है, ठीक है। और बैठक की अध्यक्षता भारत ने की क्योंकि उसके पास अगस्त महीने के लिए परिषद की सदस्यता करने को कहा गया है। उसके बाद बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई, जैसे समुद्री डकैती, हर जगह एक ही चीज है, समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी या फिर जलवायु परिवर्तन से जो दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, इन सभी चीजों से कैसे निपटा जा सके आदि जैसे मुद्दों पर सावधानी पूर्वक चर्चा और विचार विमर्श किया गया। देशों ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और नियम आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सहयोग के महत्व को साझा और स्वीकार किया। बाद में यूएनएससी ने समुद्री सुरक्षा से निपटने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित 5 सूत्रीय एजेंडों को अपनाया। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समुद्री सुरक्षा की कोई, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है किसी भी देश का दूसरे देश के साथ, वहां पे समुद्री सुरक्षा का कोई भी सामान्य परिभाषा नहीं है। बहरहाल इस शब्द में समुद्री क्षेत्र के मुद्दे शामिल है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण, आर्थिक विकास, मानव सुरक्षा भी शामिल है। दुनिया के महासागरों के अलावा यह क्षेत्रीय समुद्रों, क्षेत्रीय जल, नदी, बंदरगाहों से भी संबंधित है। यहाँ पे और भी मुद्दे हैं। तो समुद्री सुरक्षा मुद्दा है क्या? समुद्री डकैती, विशेष रूप से सोमालिया तट के आसपास जहाजों पर समुद्री डाकुओं के हमले का खतरा लगातार बना रहता है। इससे व्यापार और वाणिज्यिक खतरों में अनेक प्रकार की समस्याएं भी हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार के खतरे लगातार उत्पन्न रहते हैं, भय बना रहता है, ठीक है। उसके बाद आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय जल का उपयोग आतंकवादियों द्वारा अपने कार्य को अंजाम करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 2008 का मुंबई का हमला जो है वो समुद्री सुरक्षा चूक के कारण हुआ था, क्योंकि जितने भी मुंबई में ताज होटल में जो अटैक हुआ था वहां पे मैक्सिमम जो टेररिस्ट थे वो समुद्र के रास्ते ही ताज होटल में पहुंचे थे। अवैध प्रवसन, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट, अंतर्राष्ट्रीय महासागर भूमि और हवाई मार्ग लेने की तुलना में दूसरे देश के क्षेत्र में प्रवेश करने का एक बेहतर तरीका है कि वो जल के मार्ग से जाते हैं। इस प्रकार समुद्री जल के माध्यम से उच्च स्तर पर अवैध प्रवास भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड जितने भी क्राइम होते हैं उसमें भी जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। जल का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के लिए भी किया जाता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाते हैं और देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं। इसमें नशीली दवाओं, उसके बाद मानव तस्करी, मनोदैहिक पदार्थ की अवैध तस्करी, व्यक्तियों की तस्करी, उसके बाद अनेक प्रकार के असला बारूद, ठीक है, आग्नेयास्त्रों की अवैध तस्करी भी की जाती है जल के मार्ग से। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि समुद्री का सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। इसी के लिए एक सामूहिक व्यवस्था बनाने की बात की जा रही है। पर्यावरणीय आपदाएं, बढ़ते प्रदूषण स्तर और जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर में चक्रवात, बाढ़ आदि आपदाओं की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है। तो इससे भी निपटने के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत समुद्री सुरक्षा पर ध्यान क्यों दे रहा है, भारत को क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है भारत का, देश के आयात और निर्यात का बड़ा हिस्सा जो है वो समुद्री जल के माध्यम से जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास के लिए संचार के समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद विशाल तट रेखा, भारत का जो विशाल तट रेखा है, अभी मैंने बताया था इस तरह से करके, ठीक है, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल या फिर नॉर्थ ईस्ट तक भी है, ठीक है, बीच में तो बांग्लादेश पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि भारत में एक विशाल तट रेखा है। भारत में 7000 किलोमीटर से अधिक लंबी तट रेखा है, जो समुद्री खतरों के प्रति इसकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। जैसा कि 2008 के
मुंबई हमले से हमें पता चला। उसके बाद चीन का लगातार विस्तारवादी अप्रोच, चीन का दावा रहता है कि ये आइलैंड मेरा हो गया, फिर अगले दिन कहेगा ये आइलैंड मेरा हो गया, वो डेली का डेली बढ़ता रहता है, ठीक है। उसके बाद चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जिससे कि भारत के क्षेत्रीय हितों को खतरा होता है। इसके अलावा यह भारत को अपनी नौसैनिक ताकत से अन्य मुद्दों पर मजबूर करके उसे रोक भी सकता है। उदाहरण के लिए अगस्त 2020 में पूर्वी लद्दाख वर्ग के दौरान चीन ने युआन वांग वर्ग के अनुसंधान पोत को हिंद महासागर में भेज दिया था। अभी हाल ही में देख सकते हैं कि श्रीलंका के जो कोस्टल एरिया है, जहाँ पे हम्बन टोटा है, वहां पे देखा गया है कुछ चाइनीज को, वहां पे तेल का रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल का सर्च कर रहे हैं सोर्सेज को। तो ये भारत का भी संप्रभु क्षेत्र है और बिना भारत के कंसेंट के वहां पे इस तरह का सर्च नहीं कर सकता कोई भी तीसरा देश, ठीक है। उसके बाद नीली अर्थव्यवस्था, मतलब कि ब्लू इकोनॉमी, इसमें जो है समुद्री संसाधनों पर निर्भरता, आर्थिक गतिविधियां भी शामिल है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का 4.1% का हिस्सा है। इस क्षेत्र में भविष्य की अपार संभावना है, लेकिन इसका विकास जो है वो सुरक्षित समुद्री वातावरण में ही संभव है। उसके बाद तकनीकी उन्नति, इसकी तेजी से विकसित हो रही प्रकृति के कारण समुद्री सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हाल ही में उत्तरी अरब सागर में एक इजरायली जहाज पर ड्रोन द्वारा हमला किया गया, जिसमें चालक दल के 2 सदस्य मारे गए। तो इसी के लिए हमें टेक्नोलॉजी को भी लगातार अपग्रेड करने की बात की जा रही है। एआई, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे कि एआई जो है, जैसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो यूरोपियन कंट्री पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ा, मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत कर दिया, इसलिए वो जल्दी डेवलप कर गए, ठीक है। वहीं एआई की बात हो रही है, अगर कोई भी देश अगर पहले एआई का उपयोग करना शुरू कर देता है तो वो फिर से आगे बढ़ जाएगा वैश्विक स्तर पे, ठीक है। तो इसी की बात की जा रही है कि हमें एआई के क्षेत्र में भी जल्द से जल्द तकनीकों को सीखना होगा और नए नए पॉलिसीज को मजबूत बनाना होगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है। आगे कहा जाता है कि समुद्री चुनौतियों के विरुद्ध उपलब्ध अनेक प्रकार के तंत्र क्या है, जैसे यूएन क्लॉज, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी वाज अडॉप्टेड इन 1982। इसे समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन या समुद्री कानून संधि के रूप में जाना जाता है, यूएन क्लॉज को, ठीक है। यह विश्व के महासागरों के उपयोग के प्रति, जितने भी देश हैं महासागर का किस प्रकार का उपयोग करेंगे उसी के प्रति राष्ट्रों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है यूएन क्लॉज में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। इस धारणा को स्थापित करता है यह कि इस क्षेत्र की सभी समस्याएं आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है और इन्हें समग्र रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। सागर, भारतीय प्रधानमंत्री ने 2015 में सागर मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण को सामने रखा। इसका उद्देश्य जो है अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना, बेहतर करना और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना। IPOI मतलब सागर के दृष्टिकोण को इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के माध्यम से और विस्तृत करना, और यह पहल समुद्री सुरक्षा के 7 स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, उसके समुद्री संसाधन क्षमता निर्माण, संसाधन साझाकरण, ठीक है। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं शुरुआत में ही बोल दिया था कि ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। उसके बाद आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग और व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन। तो ये 7 पॉइंट जरूर याद रखेगा, जो 7 स्तंभ है, ठीक है। उसके बाद क्वाड, यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक वार्ता है। इसका उद्देश्य जो है स्वतंत्र, खुला और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और समर्थन करना। तो यहाँ पे भी ये क्वाड का मेनली जो क्वाड का कार्य है वो चाइना को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, बस। सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती पर संपर्क समूह, यह 14 जनवरी 2009 को न्यूयॉर्क में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय शासन तंत्र है। इसका उद्देश्य मेनली जो है वो सोमालिया समुद्री डकैती को दबाने के लिए राज्यों और संगठनों के बीच कार्यों की चर्चा और समन्वय की सुविधा को उपलब्ध कराना, ठीक है। तो समस्याएं कहाँ कहाँ हम लोगों ने समझा और किस तरह से इसका निदान ढूंढना है ये भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो समुद्री चुनौतियों से निपटने के मुद्दे जैसे कि गैर आज्ञाकारिता, ठीक है, जो शक्तिशाली राष्ट्रों को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हुए देखा गया है, ठीक है। ये क्लियर कहा जा रहा है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं
जितने भी पावरफुल कंट्री हैं वे लगातार अंतर्राष्ट्रीय लॉ, इंटरनेशनल लॉ है, उसकी अवहेलना करते हुए देखे गए। उदाहरण के लिए चीन ने दक्षिण चीन सागर विवाद पर अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले की उल्लंघन की। उसके बाद फैसले ने दक्षिण चीन सागर में 9 डैश्ड लाइन के पूरे क्षेत्र पर बीजिंग के दावे को भी खारिज किया, मतलब कि चीन के दावे को भी खारिज किया, परंतु चीन ने नहीं माना। उसके अधिकांश समुद्री क्षेत्र जो है वो उच्च समुद्र का हिस्सा है। यह विशिष्ट वैधता को बढ़ाती है क्योंकि कोई भी देश उच्च समुद्र पर एकमात्र अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता। यह आम बात है कि कई देश खुले समुद्र की सुरक्षा ढांचों को बढ़ाने के लिए अपने संसाधन में निवेश करने से बचते हैं। तो यह भी एक मुद्दा है जिससे निपटने की बात है। उसके बाद सार्वभौमिक चरित्र का अभाव, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन का अभाव। समुद्री सुरक्षा संबंधित सबसे मौलिक संधियों में सार्वभौमिक चरित्र का अभाव रहता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने केवल UNCLOS पर हस्ताक्षर किए हैं जो सी से संबंधित नियम बनाते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है, जिससे उल्लंघन की गुंजाइश लगातार बनी रहती है। परिभाषा पर कोई भी सहमति नहीं है। यूएन क्लॉज जो है उसको अपनाए हुए कई दशक बीत चुके हैं, हालांकि राष्ट्र समुद्री सुरक्षा की एक समान परिभाषा पर आम सहमति अभी तक नहीं बना पाए। उसके बाद भू राजनीतिक हित सुरक्षा चिंताओं पर भी हावी रहता है, जैसे कि समुद्री सुरक्षा में बाधा डालने वाला एक अन्य मुद्दा जो है वो भू राजनीतिक हितों को प्रधानता देने वाला है, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स। उदाहरण के लिए रूस के भू राजनीतिक हित उसे दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन द्वारा यूएन क्लॉज के उल्लंघन को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे चाइना को रशिया द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, वही बात किया जा रहा है। इंडिया भी झुकाव रखता है यूएसए के लिए, लेकिन अभी भी खुल के नहीं बोलता है। भारत जो है हमेशा से खुद के इंटरेस्ट के लिए अब सोचता है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज्यादा अच्छा बैक रिकॉर्ड नहीं है भारत के साथ। 20 साल पहले देखा जाएगा ना तो बहुत ही समस्याएं थी, और खास के जो कहीं ना कहीं जो अभी भी मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, वो अमेरिका के कारण ही है, ठीक है, यूएनएससी के कारण ही है। तो सुझाव क्या क्या दिए जा रहे हैं? यूएनएससीसी द्वारा समुद्री सुरक्षा पर हाल ही में अपनाए गए 5 सूत्रीय एजेंडों को लागू करने की बात की जाए, जिसमें वैध व्यापार स्थापित करने में बाधाओं के बिना मुक्त समुद्री व्यापार, ठीक है। उसके बाद समुद्री विवादों का निपटान जो है वो शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर होनी चाहिए। जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद गैर राज्य तत्वों और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समुद्री खतरों का सामूहिक रूप से मुकाबला करना चाहिए। उसके बाद समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधनों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए सामूहिक रूप से। रूसी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित यूएनएससी में एक समुद्री सुरक्षा निकाय के निर्माण पर आम सहमति बनाने के लिए प्रयास किए जाने लगे हैं। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा पर बेहतर सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों को यूएन क्लॉज जैसी वैश्विक संधियों का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे कि समुद्री सुरक्षा की एक आम परिभाषा सुनिश्चित की जा सके, जिससे कि समुद्री क्षेत्र में एक भय बना रहे। वे लोग जो समुद्री सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, जो चुनौती बने हुए, जो मुख्य समस्या बने हुए हैं, उन्हें एक भय हो, ठीक है, उन्हें डेटरेंस क्रिएट हो, खासकर समुद्री क्षेत्र में। इसी के लिए यूएन क्लॉज में ज्यादा से ज्यादा देश को शामिल होने की बात की जा रही है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं देशों को यह समझना चाहिए कि समुद्र हमारी साझा विरासत है, और समुद्री मार्ग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के अनुसार एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, जिसमें संप्रभुता का सम्मान करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाना शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ग्लोबल साउथ में जो समुद्री सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां थी उसको हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर यूपीएससी के मेंस में आता है या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के मेंस में आता है तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारे डायमेंशन से पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।